नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग समझेंगे कि ज्योग्राफी में पढ़ना क्या होता है और पढ़ना कैसे होता है। क्यों? क्योंकि आज के सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के, ताकि ये क्लियर हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे हमको ये समझ में आता है कि किस तरीके से पढ़ना है। पर पढ़ना क्या है, उससे हम लोगों को क्लियर होता है सिलेबस से। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। ज्योग्राफी का सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया है वो है सैलिएंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर, साउथ एशिया के अंदर और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में और भारत में। वहीं इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन और दूसरे एक्स्ट्रा ज्योग्राफिकल फीचर, उनकी लोकेशन और चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडी एंड आइस कैप एंड फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़ने होती है ज्योग्राफी के केस में। सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के सैलिएंट फीचर, सेकंड के नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है इंडिया में, साउथ एशिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडस्ट्री किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और किन फैक्टर्स के कारण है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। फिर उसके बाद में जियोफिजिकल फिनोमिना, इवन ज्योग्राफिकल फीचर्स के अंदर चेंजेस, पानी, आइस, इन सब के ज्योग्राफिकल फीचर्स में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, फ्लोरा फोनाज में क्या चेंज हो रहा है और उन चेंजेस की वजह से क्या बड़े असर पड़ रहे हैं, उनके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी होती है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि करके आप क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। सवाल यह है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। सैंड जो है वो एक प्रकार का माइनर मिनरल है जो कि अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री है। स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर होती है कि वो माइनिंग लीज दे सकती है माइनर मिनरल की, पर पावर रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल रिलेवेंट विद द माइनर मिनरल्स लाई with the center government. The state government has the power to frame rule to prevent illegal mining of minor minerals. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपके पास ऑप्शन है 1 and 3, 2 and 3, 3 only, 1 2 3। आपके पास 30 सेकेंड है। जल्दी, सिंपल है यार ये तो। इवन प्रीवियस ईयर में 3 एक बार पूछा गया इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, एमएमडीआर एक्ट। तो देखो, एमएमडीआर एक्ट यानी कि माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत 2 प्रकार के मिनरल बताए गए हैं। एक प्रकार के मिनरल कहलाते हैं मेजर मिनरल और दूसरे प्रकार के मिनरल कहलाते हैं माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल अलग से एक्ट में नहीं बताए गए, माइनर मिनरल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि ये मिनरल जो है वो माइनर मिनरल है। जिन मिनरल को माइनर मिनरल घोषित कर दिया जाता है उसके बाद में उनसे रिलेटेड लॉ, उनसे रिलेटेड लीज, उनसे रिलेटेड रूल्स, सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। मतलब पूरी तरीके से माइनर मिनरल को रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट और मेजर मिनरल पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। अब कई सारे माइनर मिनरल्स हैं, एक एक को याद नहीं किया जा सकता, पर ऐसे याद रखो कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड छोटे मोटे मिनरल्स हैं जैसे मिट्टी है, रेती है, गिट्टी है, ये सब जो है वो माइनर मिनरल के अंदर आ जाता है, जिनके लीज वगैरह जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती, स्टेट गवर्नमेंट देती है। मेजर मिनरल कौन से हैं? वो मिनरल जो माइनर घोषित नहीं हुए वो मेजर मिनरल है और इनसे रिलेटेड सारी चीजें
कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बार ऑप्शन पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि सैंड जो है वो माइनर मिनरल है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है। सैंड वगैरह ये सारे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह वाली चीजें हैं, जो नॉन फ्यूल मटेरियल्स हैं, जो नॉन मेटालिक चीजें हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो फर्स्ट सही है। सेकंड के सेंट्रल गवर्नमेंट माइनिंग लीज देता है माइनर मिनरल के लिए, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट माइनिंग लीज देता है। हाँ स्टेट गवर्नमेंट तो देता है, पर माइनर मिनरल से रिलेटेड रूल फॉर्म करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है यार, स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है ये भी। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तीसरा क्या? स्टेट गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो इलीगल माइनिंग से रिलेटेड रूल बना सकती है माइनर मिनरल के लिए, बिल्कुल सही बात है। 1 and 3 द राइट आंसर। बोलो क्लियर हुई बात? अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विद रेफरेंस टू द कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन विच इन द लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग। खरीफ क्रॉप के कल्टीवेशन को पिछले 5 साल के अंदर ध्यान रखते हुए इन चीजों को कंसीडर करो कि राइस का कल्टीवेशन एरिया सबसे ज्यादा है खरीफ क्रॉप में। हाँ ये शब्द याद रखना। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जुआर इज मोर देन ऑयल सीड। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन इज मोर देन शुगर केन। एरिया अंडर शुगर केन कल्टीवेशन हैज स्टेडीली डिक्रीज। कौन सा जवाब सही है? आपके ऑप्शन है 1 and 3, 2, 3, 4, 2 and 4, 1, 2, 3, 4। कम ऑन। सेकेंड 30 सेकेंड। कम ऑन फास्ट, डिस्कस करें। देखो ये एलिमिनेशन टेक्निक नहीं है, एक सिंपल लॉजिक है। जनरली क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, मतलब लॉजिक्स ज्यादा काम आते हैं आपके। कोई सी भी फसल स्टीडीली डिक्रीज नहीं होती, स्टीडीली इंक्रीज नहीं होती, ना पिछले दशक में ना पिछले पूरे 5 सालों में। कोई भी फसल में ऐसा होता है कि या तो वो डिक्रीज होगी, अचानक से किसी साल फसल ज्यादा हो जाएगी तो बढ़ जाएगी। मतलब ऐसे समझो कि कोई सी फसल की पैदावार कम हो गई तो मार्केट में उसके रेट बढ़ जाएंगे। मार्केट में रेट इस बार ज्यादा मिलेंगे तो अगली बार अपने आप किसान उसको ज्यादा उगाएगा। कोई सी भी फसल लगातार बढ़ रही है तो उसके प्राइस बढ़ने लगेंगे, प्राइस घटने लगेंगे, घटने लगेंगे तो नुकसान होगा, तो अगली बार अपने आप किसान नहीं उगाएगा। तो इस तरीके का इफेक्ट जो है वो हम लोगों को दिखाई देता है। तो कहीं पे भी स्टीडीली इंक्रीज और स्टीडीली डिक्रीज अगर खेती में कहा हो तो मान लेना कि वो क्वेश्चन, वो ऑप्शन जो है वो गलत होगा, मोस्ट प्रोबेबली। हर बार नहीं पर मैक्सिमम समय ये होता है, 99% यही होता है। इवन यूपीएससी के क्वेश्चन में भी यही होता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत हो गया यहाँ से। फोर्थ ऑप्शन गलत होते से ही वैसे इसका आंसर आ जाता है 1 and 3। फिर भी खरीफ क्रॉप पूछा है, खरीफ क्रॉप पूछा तो खरीफ के अंदर कौन है? चावल, चावल है ना। तो चावल ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, गेहूं चावल, गेहूं तो रबी में जाता है और खरीफ में चावल है, चावल ही सबसे ज्यादा होगा। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है,
इसके अलावा ज्वार का कल्टीवेशन ऑयल सीड से ज्यादा है। ये यहां पर डाटा है, इसको देख लो थोड़ा सा, कि ज्वार का कल्टीवेशन 17 से 18 मिलियन हेक्टेयर है, वहीं ऑयल सीड 28 मिलियन हेक्टेयर। और ये लॉजिक भी आपका कह रहा है कि ऑयल सीड का मतलब क्या है, तेल निकलने वाले आइटम, मतलब सोयाबीन, मस्टर्ड सरसों, रेप सीड, नाइजर सीड, ये सब ऑयल सीड है यार। इतने सारे ऑयल सीड ज्वार से ज्यादा कैसे हो सकते, ज्वार से कम कैसे हो सकते हैं? हाँ, जबकि हमारे यहाँ ऑयल सीड काफी अच्छी मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर अच्छी सोयाबीन हो जाती है, मस्टर्ड पंजाब हरियाणा वाले रीजन के अंदर अच्छा हो जाता है। तो फिर ज्वार जो कि राजस्थान वगैरह वाले रीजन में हो रहा है, और इस ज्वार को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि भी केवल सारे मिलेट में से एक प्रकार का मिलेट है। तो लॉजिक कहता है कि गलत होना चाहिए। कॉटन का कल्टीवेशन शुगर केन से ज्यादा है। हाँ, 1 and 3 द राइट आंसर। यहां देख लो आप, इवन देखो स्टीडली इंक्रीज के लिए 2013-14 के अंदर 4.99 मिलियन हेक्टर था, अगले साल बढ़ गया 5.066, फिर अगले साल वापस घट गया। आप कहोगे सर इतने बारीकी के याद रखने पड़ते हैं? नहीं, लॉजिक लगाना पड़ता है यार। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना, तो दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अन अकेडमी की ऑफलाइन क्लासेस खोली जा चुकी हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाएंगे। यहाँ पर यूपीएससी सीएससी की कंप्रेहेंसिव तैयारी आप लोगों की कराई जाएगी। ऑलरेडी 29 जनवरी से फाउंडेशनल सक्सेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो चुका है प्रयाग मुखर्जी नगर के अंदर, 27 जनवरी से करोल बाग के अंदर, और 23 जनवरी से बैचेस शुरू हो चुकी है प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज के अंदर जो बैचेस शुरू हुई हैं वहां पे यूपीएससी और यूपीपीएससीएस इन दोनों की बैचेस जो है वो शुरू हो गई है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो आप ये फाउंडेशन बैच के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो तो 2024 के प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का क्रैश कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। 22 जनवरी से सीसेट का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, और 29 जनवरी से सीसेट का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, और प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 22 जनवरी से लॉन्च होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया के टॉप टीचर्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, 1-on-1 मेंटरशिप दी जा रही है। अगर आपको इन बैचेस के अंदर जुड़ना है तो नीचे कमेंट के अंदर आपको एक पाथ फाइंडर नाम से कमेंट मिलेगा, जिसके अंदर एक लिंक होगी, उस लिंक को टच करना, उसको खोलना, उसके बाद में उसको फिल कर देना। फिल करोगे तो वहां पर शुभेंद्र नाम से उसको फिल करना। शुभेंद्र नाम से आप उसको फिल करोगे तो उसके बाद हमारी टीम आपको रीच करेगी और आपके सारे डाउट को सॉल्व करेगी, पहला। दूसरा, जैसे ही आपने उस लिंक को भरा, आपके सामने 2 लिंक आ जाएगी। पहली लिंक मेरे लेक्चर के पीपीटी पीडीएफ की होगी, और दूसरी लिंक डेमो क्लासेस की होगी, मतलब। और एक और लिंक होगी मंथली करंट अफेयर्स की। मंथली करंट अफेयर्स की मतलब क्या, कि आप महीने भर में बहुत सारे करंट अफेयर पढ़ते हो, याद नहीं रहते एग्जाम तक, रिवाइज कैसे करें, पूरा न्यूज़पेपर पढ़े क्या, या एक एक के नोट बनाए, बहुत मुश्किल कैसे एक एक के नोट बनाने बैठेंगे तो या तो न्यूज़पेपर के नोट बनाते रहेंगे या फिर दूसरी चीज पढ़ेंगे। ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा आदमी हो जो हमारे नोट बना के दे दे तो हम बस उसको पढ़ लें, बहुत सिंपल शब्दों में, है ना, ताकि एग्जाम के समय हम लोग उसको रिवाइज कर सकें। ऐसी कंडीशन में मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी उस फॉर्म को भरने के जस्ट बाद। दैट इज अ बेनिफिट हियर। साथ में आपको डेमो क्लासेस मिलेंगी, और ऑफलाइन के अंदर आप जब भी जाओगे आपको 40% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा सेंटर किस तरीके का दिखता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।